नमस्कार। लोक प्रशासन का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब अपन लोक प्रशासन विषय को पढ़ना शुरू करते हैं तब अपन सबसे पहले जानते हैं कि ये विषय है क्या, इसका विकास कैसे हुआ, इसके कौन कौन से चरण थे जिनके अंदर एक विषय के रूप में इसका विकास हुआ, एक व्यवहारिक जीवन के अंदर लोक प्रशासन कब शुरू हुआ। तो उनके ऊपर अपन एक छोटी सी 15-20 मिनट की चर्चा करते हैं। लोक प्रशासन विषय का सबसे पहले जो है एक प्रक्रिया के रूप में विकास यानी कब हुआ, तो जब से मनुष्य ने समझ मनुष्य के अंदर शुरू हुई है विकसित होना कि एक मनुष्य ने किसी दूसरे मनुष्य पर शासन करना प्रारंभ किया, समाज का विकास होना प्रारंभ हुआ, शासन शब्द ही शुरू हुआ कि कुछ मनुष्यों ने कुछ मनुष्यों पर शासन करना प्रारंभ हुआ। तो उसी समय इस शासन शब्द के अंदर लोक प्रशासन शब्द भी शामिल हो गया, क्योंकि जैसे जैसे सामाजिक जीवन प्रारंभ हुआ वैसे वैसे ही एक लोक प्रशासन जो था वो भी उसका कहीं न कहीं हिस्सा था। शब्द लोक प्रशासन हो सकता है नहीं हो, लेकिन सामान्य लोगों पर शासन करने के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो एक प्रकार का लोक प्रशासन ही था। लेकिन एक विषय के रूप में इसका जो अध्ययन है लोक प्रशासन का, जो कि अपनी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, उसमें 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में यानी 1887 के अंदर अमेरिका के अंदर जो है लोक प्रशासन विषय जो है उसकी सबसे पहले चर्चा की गई। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, बहुत बड़े लोक प्रशासन के चिंतक थे। वुड्रो विल्सन ने इस शब्द लोक प्रशासन जो शब्द है इसकी सबसे पहले चर्चा की एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की। तो वुड्रो विल्सन ने क्या किया कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान, क्योंकि लोक प्रशासन जो है वो एक राजनीति विज्ञान से निकला हुआ ही विषय था। क्योंकि राजनीति क्या थी, राजनीति वही तो थी जो जनता के ऊपर शासन करने के लिए, जनता के ऊपर राज करने के लिए, जनता को शासन प्रदान करने के लिए जो विषय अध्ययन करता था वो राजनीति विज्ञान था। और उसी से जुड़ा हुआ ये विषय था कि इसी को तो जनता के ऊपर प्रशासन का अध्ययन करना था, तो ये लोक प्रशासन था। तो सबसे पहले इस विषय के ऊपर जिस विचारक ने विचार व्यक्त किए एक विषय के रूप में, तो वो वुड्रो विल्सन थे। तो वुड्रो विल्सन की एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की एक विषय के रूप में जो शुरुआत थी वो 1887 के अंदर इसकी एक शुरुआत हो गई। उसके बाद जो है एक 18वीं शताब्दी के अंदर ही इस विषय की जो एक चर्चा थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अंदर इसकी चर्चा होती है। हुआ क्या कि वहाँ जो सरकारी प्रशासन था जर्मनी और ऑस्ट्रिया का, उस सरकारी प्रशासन के अंदर जो प्रशासक थे उनके प्रशिक्षण के लिए एक शुरुआत की। ये एक विद्वानों का समूह था कैमरनवाद, जिनमें जॉर्ज जिनके जो विचारक थे वो एक प्रमुख विचारक थे। जॉर्ज जिनके प्रमुख विचारक थे कैमरनवाद के, जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने क्या कि सरकारी विद्वानों का एक समूह था जो ये चाहता था कि जो लोग आम जनता पर प्रशासन करते हैं उन लोगों का एक उचित प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि उनको जिन जनता के बीच में जाना है, उनको सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना है, जनता से मिलना है, तो उनका एक व्यवस्थित प्रशिक्षण होना चाहिए। इसीलिए जर्मनी के अंदर ये कैमरनवाद जो समूह था विद्वानों का, इसने भी एक लोक प्रशासन के विकास के अंदर एक योगदान दिया। तो ये जो है हो सकता है कि बच्चों जो ये लोक प्रशासन का जो प्रारंभिक जीवन था उसके अंदर एक विषय के रूप में या कैमरनवाद, ये सब आज अपन इनका अध्ययन करेंगे तो ऐसे लगेगा कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों के अनुरूप, लोक प्रशासन की प्रासंगिकता के अनुरूप वर्तमान में लोक प्रशासन के क्या क्या कार्य है उनमें हो सकता है ये बड़े अपने को छोटे नज़र आए। लेकिन किसी भी विषय का प्रारंभिक अध्ययन जो है जहाँ से शुरुआत हुई वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो प्रारंभ ही ऐसा होता है जिसने उस प्रशासन के उस विषय के सुधार में एक नींव का काम कर दिया है। तो ये वो नींव थी जब वुड्रो विल्सन ने चर्चा किया, उसके बाद कैमरनवाद ने इसके ऊपर अध्ययन किया, तो ये सब इसके नींव का काम किया। यानी अपने को जो परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ याद रखना है वो ये है कि सबसे पहले लोक प्रशासन का एक प्रक्रिया के रूप में विकास कब से होता है, तो जब से सामाजिक जीवन प्रारंभ हुआ है तभी से लोक प्रशासन जो है एक विषय के रूप में प्रारंभ माना जाता है। दूसरी बात, एक विषय के रूप में अध्ययन कब प्रारंभ हुआ, तो अमेरिका के अंदर 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में एक विषय के रूप में लोक प्रशासन जो है वो सामने आया। कैमरनवाद क्या है, यानी सीधा ट्रम से पूछ ले कि कैमरनवाद क्या है, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विद्वानों का एक समूह था जिसने वहाँ के प्रशासक जो लोक प्रशासक है उनके प्रशिक्षण के ऊपर अध्ययन करने के लिए इस समूह ने ये जो है शुरुआत की थी।
उसके बाद लोक प्रशासन के विषयगत जो विकास के चरण थे, किस किस प्रकार लोक प्रशासन शुरुआत से लेकर 1887 से वर्तमान तक किन किन चरणों से गुजरा, उनके ऊपर अपन एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रथम चरण क्या था? प्रथम चरण लोक प्रशासन की ये शुरुआत है, एक विषयगत शुरुआत है, जिसके अंदर वुड्रो विल्सन ही क्या करते हैं, इसको द्वैत भाव या डिकोटोमी शब्द से प्रयोग करते हैं। यानी लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का डिकोटोमी यानी विभाजन की बात करते हैं। यानी लोक प्रशासन, वो कहते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान एक नहीं है, प्रशासन एक अलग विज्ञान है। वो कहते हैं कि ये दोनों विषय एक नहीं है। पहली बार राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन विषय को अलग करने की जो बात करते हैं वो कौन है? वुड्रो विल्सन है। तो यहाँ से इस लोक प्रशासन की एक विषयगत शुरुआत हो जाती है। यानी राजनीति विज्ञान, उसकी लोक प्रशासन की जड़ें कहाँ हैं? राजनीति विज्ञान में है। लेकिन ये प्रशासन कितना महत्वपूर्ण विषय बनता गया कि लोग, आम जनता का से जुड़ा हुआ ये प्रशासन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि एक विषय के रूप में इसको आगे बढ़ाने की जो है ज़रूरत महसूस हुई। और अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने वो काम किया। इनकी एक पुस्तक थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने सबसे पहले चर्चा किया। और दूसरे विद्वान जो थे, जो राजनीति विज्ञान, इसके लोक प्रशासन के प्रथम चरण से जुड़े हुए थे, जिन्होंने राजनीति व प्रशासन का, लोक प्रशासन का द्विविभाजन का समर्थन किया, वो फ्रैंक जे गुडनाउ थे। यानी अब इस पार्ट में से हमारे लिए जो क्वेश्चन क्या बनता है कि लोक प्रशासन की शुरुआत कब हुई? 1887 के अंदर हुई। कौन से विद्वान थे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे। उसके बाद उनकी पुस्तक कौन सी थी? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी। उन्होंने किस शब्द का उपयोग किया? डिकोटोमी, यानी राजनीति और प्रशासन में, राजनीति और लोक प्रशासन में द्वैत भाव यानी विभाजन की बात उन्होंने की। तो इस प्रथम चरण में से ये क्वेश्चन बनते हैं। यानी यहाँ से शुरुआत हो गई कि लोक प्रशासन एक अलग विषय है। उसके बाद आता है दूसरा चरण 1927 से 1937 तक। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा चरण कहाँ से कब तक है। सुमेलित वाला क्वेश्चन इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि सुमेलित करने से संबंधित। फिर है, इसको क्या कहा गया? प्रशासन के सिद्धांतों का काल, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विलोबी की सबसे पहले पुस्तक आई। इस दूसरे चरण जो था 1927 से 1937 तक, इसमें विलोबी ने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक और पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, 1929 के अंदर मैरी पार्कर फॉलेट ने लिखी। लोक प्रशासन की एकमात्र महिला चिंतक थी। हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, उर्विक, मुने एंड रेले, ये वो विचारक थे। अब लोक प्रशासन क्या है कि एक विज्ञान बनने की तरफ बढ़ रहा है। यानी लोक प्रशासन को एक प्रशासन का विज्ञान बनाने के लिए लोक प्रशासन के अंदर स्पष्ट नियमों के, एकदम पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसको विज्ञान बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए। इन विद्वानों ने, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक वगैरह, उर्विक, मुने एंड रेले, इन सब ने क्या किया कि शुद्ध रूप से लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने का प्रयास किया और बहुत से सिद्धांत राजनीति विज्ञान इसमें लोक प्रशासन में दिए। इसीलिए इसको प्रशासन के सिद्धांतों का काल कहा जाता है। अब ये सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत क्या है? निश्चित नियमों का समूह। अगर सिद्धांत शब्द की बिल्कुल स्पष्ट अपने को एक ही शब्द की परिभाषा करनी हो तो वो क्या है कि निश्चित नियमों का समूह। अब निश्चित नियम किसके लिए बनाए जा सकते हैं? निश्चित नियम तो प्राकृतिक विज्ञानों के लिए बनाए जा सकते हैं। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान वह है जिसको नियमों के द्वारा पूर्णतः एकदम स्ट्रिक्टनेस के साथ सिद्ध किया जा सके। अब लोक प्रशासन तो क्या था? जनता से जुड़ा हुआ, मनुष्यों से जुड़ा हुआ एक सामाजिक विज्ञान था। क्या उसको भी विज्ञान बनाया जा सकता था क्या? इसकी अपन आगे चर्चा करते हैं। लोक प्रशासन उन लोगों का विषय है कि जो मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है। और मनुष्य का व्यवहार एक ऐसा है जो पल पल और हर पल बदलता है। क्या पल पल और हर पल बदलने वाले व्यवहार के लिए कोई निश्चित नियम बनाए जा सकते हैं क्या? नहीं बनाए जा सकते। लेकिन लोक प्रशासन को प्रथम चरण से ये नया विषय था, तो एकदम कुछ नए विद्वानों ने क्या किया, इसको विज्ञान बनाने का प्रयास किया और लोक प्रशासन के लिए कुछ सिद्धांत दिए। इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है? लोक प्रशासन के सिद्धांतों का काल। तो बुक कौन सी लिखी गई? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में। किसने लिखी सबसे पहले? विलोबी ने लिखी। क्रिएटिव एक्सपीरियंस किसकी है? मैरी पार्कर फॉलेट। तो इसमें से क्वेश्चन एक तो बुक से संबंधित बन सकता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि द्वितीय चरण से जुड़े हुए कौन कौन से विद्वान है। तो इनमें से कोई विद्वान दे दिया और कुछ या तो प्रथम चरण से दे दिया या
तृतीय चरण से संबंधित दे दिया। तो ये लोक प्रशासन का क्या था, दूसरा चरण था। बुक के अंदर इसको बड़ी डिटेल से भी आगे समझाया गया है, ये चरण भी दिए गए हैं और इनकी और डिटेल भी उसके अंदर बुक के अंदर लिखी है। फिर तीसरा चरण आ गया लोक प्रशासन का। तीसरा चरण कब आया, 1937 के बाद 1938 से लेकर 1947 तक। इसके अंदर क्या हुआ कि लोक प्रशासन के अंदर कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिए था ना, उनकी आलोचना की गई उन सब सिद्धांतों की। उनमें सबसे मुख्य जो था वो साइमन भी था। साइमन ने क्या किया, इसमें जो सिद्धांत दिए गए विलोबी के द्वारा, लूथर गुलिक के द्वारा, हेनरी फेयोल के द्वारा, मुनेरेले के द्वारा, उन सब सिद्धांतों को उन्होंने मुहावरे कहा कि ये सिर्फ किताबों तक सीमित है, इनका ज़मीन के प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। इन सिद्धांतों की आलोचना की गई जो द्वितीय चरण के अंदर विद्वानों ने दिए कि प्रशासन के लिए इस प्रकार के सिद्धांत नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया था किसने, साइमन ने किया था। उसने कहा कि ये उन लोगों का विज्ञान है जिन लोगों का व्यवहार पल पल और हर पल बदलता है, और पल पल बदलने वाले व्यवहार के लिए आप कह रहे हो कुछ निश्चित नियम बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं बनाए जा सकते। किसने कहा, साइमन ने कहा कि आप उनके लिए नियम नहीं बना सकते जिनका व्यवहार परिवर्तनशील है। इसीलिए उसने कहा कि किसी लोक प्रशासन जो है उसके लिए कोई निश्चित नियम आप मत बनाइए। इसकी आलोचना की गई। द्वितीय चरण जो सिद्धांतों का काल था इसकी आलोचना की गई। नए विद्वान आए, चेस्टर बर्नार्ड उनमें से एक था। इन्होंने पुस्तक लिखी द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 के अंदर। साइमन ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नाम से एक पुस्तक लिखी, 1947 के अंदर लिखी साइमन ने। 1978 के अंदर साइमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रॉबर्ट डहेल, इन्होंने भी द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1947 के अंदर पुस्तक लिखी। यानी ये वो चरण था जिसके अंदर चुनौतियों और आलोचनाओं का काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रशासन के जो द्वितीय चरण के अंदर जो सिद्धांत बनाए गए उन सब सिद्धांतों की गई यहाँ पर आलोचना की गई, और उन सब सिद्धांतों को काट कर कहा गया कि ये लोक प्रशासन जो विषय है ये विज्ञान नहीं है, ये क्या है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक विषय है। इसीलिए इसको विज्ञान मत बनाइए, आप इसको सामाजिक विज्ञान ही रहने दीजिए। ये था तृतीय चरण जिसमें चुनौतियों और आलोचनाओं का काल कहा गया। कौन कौन से विद्वान इनसे जुड़े हुए थे ये क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से विद्वानों की पुस्तकें हैं ये एक क्वेश्चन बनता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बार बार टेस्ट सीरीज देंगे ना दोस्तों, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप प्रयास ये करना कि एक अच्छी स्तरीय जिसमें वास्तव में मेहनत करके टीचर ने क्वेश्चन बनाए हो, अपने आसपास जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ एक अच्छी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए मैं पक्ष में व्यक्तिगत रूप से नहीं हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा अपनी ऑफलाइन ही होनी है। इसीलिए आप प्रयास ये कीजिए कि आप ऑनलाइन भी अगर कहीं ज्वाइन कर रखा है तो उनसे आप पीडीएफ मंगाइए कि पीडीएफ हमें उपलब्ध करवाइए और उसको प्रिंट निकालिए और लाइब्रेरी में बैठकर अपना क्वेश्चन हल कीजिए, ठीक जैसे परीक्षा के पैटर्न के अकॉर्डिंग। और तो उसमें आप हर पेपर के अंदर क्या करेंगे, गलतियाँ करेंगे, बहुत सी गलतियाँ होगी, हर पेपर में गलतियाँ होगी, हर पेपर के अंदर कुछ गलतियाँ होगी, नेक्स्ट पेपर फिर दीजिए, फिर उसमें इंप्रूव होगा, फिर नेक्स्ट पेपर दीजिए, फिर उसमें इंप्रूव होगा। ऐसे परीक्षा तक आप इतनी गलतियां कर चुके होंगे कि आप उस पूरे के पूरे चैप्टर में गलतियों की गुंजाइश बहुत ही नगण्य रह जाएगी। इसलिए बार बार पेपर दीजिए, बुक को पढ़िए, बुक को पढ़ने के बाद फिर पेपर दीजिए, उस चैप्टर को पढ़िए और अपनी लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान चारों पुस्तक ऐसी है जिनके अंदर आपको केवल एक ही बुक में सारा कंटेंट मिल जाएगा, दूसरी बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। एक को बार बार पढ़िए, पेपर दीजिए, बार बार पढ़िए, फिर पेपर दीजिए, जहाँ भी आपको ठीक लगे टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर तीसरे चरण के बाद आता है इसके अंदर दोस्तों चौथा चरण। चौथे चरण के अंदर क्या होता है, 1948 से लेके 1970 तक का चौथा चरण है, क्योंकि वहाँ से आलोचनाओं का जो दौर था वो निकल गया। अब ये संकट काल आ गया, क्योंकि जैसे ही आलोचना हुई उन सिद्धांतों की तो लोक प्रशासन के अंदर क्या हुआ कि साइमन जैसे कुछ विचारक जो थे उन्होंने इसका आलोचना किया तो लोक प्रशासन बड़े संकट की स्थिति के अंदर आ गया। ये संकट की स्थिति के अंदर आ गया तो ये वो दौर है जिसको उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का, कि व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद की तरफ बढ़ने का वो काल था। अब क्या था कि बहुत से जो विद्वान थे राजनीति विज्ञान के विचारक, क्योंकि राजनीति विज्ञान से ही लोक प्रशासन निकला था, इसलिए राजनीति विज्ञान के बहुत से विचार जो लोक प्रशासन में थे वो वापस राजनीति विज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। यानी इस विषय के नए विषय के अंदर क्या संकट पैदा हो गया कि इसमें एक विद्वान जो विचारक थे वो भी एक प्रकार के संकट की स्थिति में आ गए, द्विधा की स्थिति में आ गए कि इस विषय का अस्तित्व बचेगा भी या नहीं बचेगा। तो इसके स्वरूप के लिए एक प्रकार का संकट की स्थिति
आ गई किसके लिए? लोक प्रशासन के लिए। बहुत से विचारक वापस लौट गए राजनीति विज्ञान में, कुछ प्रशासन के क्षेत्र में चले गए। तो इस विषय के लिए एक नया चुनौती का विषय आ गया कि अब इस विषय का क्या हो गया, संकट की स्थिति आ गई। तो इस चरण को क्या बोलते हैं? संकट का काल बोलते हैं या स्वरूप का संकटावस्था बोलते हैं। फिर पांचवा चरण आ गया। पांचवा चरण वो चरण था जिसके अंदर राजनीति विज्ञान के अंदर जो है व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद की तरफ राजनीति विज्ञान बढ़ रहा था। व्यवहारवाद क्या था? व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अंदर वो दौर था जिसमें राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की तरफ बढ़ा जा रहा था कि राजनीति विज्ञान को क्या बनाया जाएगा? विज्ञान बनाया जाए, क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान से विद्वान जो थे उसकी असफलता से परेशान होकर राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाने की तरफ बढ़ रहे थे। इसीलिए इसके अंदर भी क्या हुआ कि इस चरण के अंदर भी लोक प्रशासन को क्या हुआ कि उत्तर व्यवहारवाद के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, कर्म, प्रासंगिकता यानी उसको किस प्रकार जनता के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। कर्म यानी राजनीति विज्ञान के और लोक प्रशासन के जो चिंतक है वो इस पर ध्यान दे, इस चिंतन पर ध्यान दे कि किस प्रकार इस प्रशासन का उपयोग जनता के लिए किया जा सकता है। तो ये कर्म और प्रासंगिकता उत्तर व्यवहारवाद के नारे थे। वो ठीक इस चरण के अंदर क्या हुआ कि लोक प्रशासन के लिए भी उपयोग लिए जाने लगे। यानी पांचवा चरण वो है जो अंतर विषय व परिपक्वता का काल, इसको क्यों कहा जाता है? अंतर विषय का मतलब ये होता है कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे बहुत से जो सामाजिक विज्ञान के विषय है, ये विषय किस प्रकार से लोक प्रशासन को, राजनीति विज्ञान को प्रभावित कर सकते हैं। यानी इन विषयों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन प्रारंभ हुआ पहली बार कि लोक प्रशासन को किस किस प्रकार से अन्य विषय जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। तो अंतर विषय यानी सब विषयों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना प्रारंभ हुआ। कौन से दौर के अंदर? पांचवें चरण के अंदर, 1971 से 1991 के अंदर। यानी लोक प्रशासन जो था अब उसका दायरा क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था कि किस प्रकार लोक प्रशासन समाज के हर पहलू को और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के दर्द को भी महसूस कर सकता है, इसके ऊपर चिंता की जाने लगी। अब केवल बंद कमरों का विज्ञान बनाने की तरफ लोक प्रशासन नहीं बढ़ रहा था। तो अब इस पांचवें चरण के विद्वान कौन कौन से थे? डिवाइड वाल्डो थे, F.W. रिग्स थे, फ्रैंक मेरिनी थे, ये सारे के सारे विद्वान थे। और फ्रैंक मेरिनी वगैरह, अब यहाँ से क्या शुरू होगा लोक प्रशासन के, अपन दूसरे किसी वीडियो के अंदर करेंगे। यहाँ से लोक प्रशासन के अंदर 3 जो अमेरिका के अंदर मिनोब्रुक सम्मेलन हुए थे वो सम्मेलन प्रारंभ हो जाएंगे। यानी वो भी लोक प्रशासन के सुधार के लिए, चर्चाओं के लिए कुछ सम्मेलन आयोजित किए गए थे, अपन पढ़ते हैं लोक प्रशासन में, वो इस दौर से प्रारंभ हो जाएंगे। डब्ल्यू रिग्स ने पारिस्थितिकी अध्ययन बहुत शानदार लोक प्रशासन का किया। डिवाइड वाल्डो ने अपनी पुस्तक लिखी उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन। तो ये पांचवा चरण जो था लोक प्रशासन में राजनीति विज्ञान के उत्तर व्यवहारवाद से क्या था? प्रभावित था और राजनीति विज्ञान को क्या बनाना चाह रहा था? नवलोक प्रशासन की तरफ बढ़ाना चाह रहा था। यानी नवलोक प्रशासन क्या था? एक ऐसा लोक प्रशासन जिसके अंदर क्या किया जाए कि इस प्रकार का लोक प्रशासन बनाया जाए वो जनता के लिए उपयोगी हो, जनता के लिए प्रासंगिक हो, और विद्वानों का काम क्या हो? जनता के लिए ऐसा प्रशासन और नियम बनाया जाए कि जिससे समाज के हर वर्ग का क्या सुनिश्चित हो? कल्याण सुनिश्चित हो। तो ये पांचवा चरण जो था लोक प्रशासन का पांचवा चरण था। फिर छठा चरण जो था ये छठा चरण जो है ये उदारवाद से प्रभावित है, नव उदारवाद से प्रभावित है। नव उदारवाद क्या था? खुलापन एक प्रकार का। भारत ने भी 1991 के अंदर नव उदारवाद को क्या किया? अपनाया। जो आर्थिक रूप से जो नीतियां हैं, खुलापन है, यानी सीधा सीधा अगर बिना लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान के पृष्ठभूमि वाला विद्यार्थी इसको समझे कि उदारवाद क्या है, तो उदारवाद ये है, नव उदारवाद, जिसके अंदर देश की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया कि पूरी दुनिया जो है उसके पूरी दुनिया के लिए व्यापारियों को हर देश के अंदर आने के लिए नियमों में शिथिलता दी गई ताकि पूरी दुनिया के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ सके, दुनिया की आवाजाही बढ़ सके, व्यापार का लेन देन बढ़ सके। तो फिर एक उदारीकरण के उसके अनेक अलग अलग पहलू भी हैं, उनके ऊपर अपन फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन साधारणतः इस उदारीकरण का यही मतलब था कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा खुलापन हो, नियमों में किसी प्रकार की जो है उसको अपन शिथिलता कह सकते हैं, शिथिलता होनी चाहिए नियमों के अंदर, जिससे किसी भी देश में व्यापार जो है वो आसान हो। तो ये उदारीकरण का जो दौर था, इस उदारीकरण के दौर के अंदर लोक प्रशासन जो था
उसके भी कुछ नीतियाँ बदली। इसमें क्या बदली, उदारीकरण के दौर के अंदर जो प्रशासन है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार का भी एक नारा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इस नारे का मतलब भी यही है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसका आकार बिल्कुल छोटा कर दिया जाए, यानी ब्यूरोक्रेसी का आकार छोटा किया जाए और प्रशासन जो है, नौकरशाही जो है, अधिकारी तंत्र जो है, उसकी संख्या कम की जाए और इसके अंदर खुलापन लाया जाए अर्थव्यवस्था के अंदर। ये लोक प्रशासन का एक नया तरीका था, यानी सरकार का काम कम से कम किया जाए, सरकार के कार्यों को कम से कम किया जाए। प्राइवेटाइजेशन जो है, वो निजीकरण जो है, उसकी तरफ प्रशासन बढ़ रहा था। तो ये छठा चरण है जिसकी शुरुआत 1991 से हुई। तो ये लोक प्रशासन के 6 चरण थे जिनको अपन ने एक एक करके चर्चा किया। अब इन चरणों को क्या करना है दोस्तों आपको, कि अपनी बुक के अंदर भी पढ़ना है, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। पहले भी आप वीडियो देख सकते हो, उसके बाद आप पढ़ सकते हो। इसकी और डिटेल जो है अपन फिर किसी वीडियो के अंदर और करेंगे। तब तक के लिए मेरा आपसे जो निवेदन है वो यही है कि आप इस पूरे के पूरे पार्ट को 2 या 3 बार पढ़ने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव हल कीजिए। ऑब्जेक्टिव हल करने के बाद क्या है दोस्तों, आप टेस्ट सीरीज जो है, जहाँ भी आपकी अच्छी स्तरीय टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आप दिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।